अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी जनाब, हमने अगला चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 6, और वो है प्लानिंग एंड ऑडिट। ठीक है। अच्छा, 3 स्टेजेस होती हैं ओवरऑल देखें। थोड़ा सा अब आपकी चीज़ें बेहतर हो रही होंगी। अब तक हमने पढ़ा है कि जनाब क्या हम इस काबिल हैं कि ऑडिट कर सकें, ऑडिट होता क्या है, उसकी कुछ शुरू में पहले 2-3 चैप्टर में हमने पढ़ी उसके बारे में कि जनाब ऑडिट की टर्मिनोलॉजीज क्या है, एक्सपेक्टेशन गैप होते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वो सारा कुछ पढ़े। वो ऑडिट के बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया, तो फिर हम आगे बढ़े और हमने कहा कि देखें तो सही, कोई हमारे पास ऑफर आके गया है कि हम ऑडिट कर ही सकते हैं, तो अपने आप को देखें, टीम को देखें, ये सारा कुछ देखने के बाद फिर हमने कहा कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होती है वो देखें। वो हमने देख ली। फिर उससे थोड़ा सा हम आगे बढ़े और हमने कहा कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी देख ले, तो वो हमने पढ़ ली। ये जब सारी चीजें डिसाइड हो गई तो हमने कहा ओ यार एक लिख लेते हैं लेटर, और उसको हमने नाम दिया इंगेजमेंट लेटर। जब इंगेजमेंट लेटर हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब ना हम पीछे हट सकते हैं ना क्लाइंट। क्लाइंट ने भी ऑर्डर करा के छोड़ना है और हमने भी ऑर्डर करके ही छोड़ना है। जी जी, ये बंदे तक बात तय हो गई। अब इससे आगे अब हम प्लान कर रहे हैं। ठीक है, ऑडिट का प्लान कर रहे हैं कि यार हमने ऑडिट करने जाना है, फलां क्लाइंट पे भी जाना है, फलां क्लाइंट पे भी जाना है, फलां क्लाइंट पे जाना है, तो कहाँ पे कितनी टीम लेके जाएं, कब स्टार्ट करें, कब एंड करें, उनकी रिपोर्टिंग डेट क्या है, उनकी एजीएम कब होनी है। ये सारी चीजें जब हम अब करने जा रहे हैं तो इसको कहते हैं प्लानिंग एंड ऑडिट। ओके, तो वैसे भी हमने पढ़ा हुआ है, तो 3 तरह की स्टेजेस होती हैं ऑडिट में। एक होती है प्लानिंग, पढ़ा हुआ है आपने। एक होती है परफॉर्मिंग और एक होती है रिपोर्टिंग। असल जो ऑडिट है वो ये है, लेकिन प्लानिंग भी बहुत जरूरी है और आखिर पे असल में तो रिपोर्ट चीज है। लेकिन जो हम कर रहे होते हैं, जो परफॉर्मिंग होती है, प्लानिंग, परफॉर्मिंग और रिपोर्टिंग, ये 3 होते हैं। जब हम बात करते हैं परफॉर्मिंग की, तो उसमें हम पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, फिर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं। ये सारी बातें आपको पता है, एग्जैक्ट जो आपका पहले नॉलेज है उसकी बेस पे दूसरा नॉलेज आगे चलेंगे। और तीसरा इसके बारे में होती है सब्सटेंटिव प्रोसीजर, और ये आपको सारा पता है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में एक होते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर और एक होता है टेस्ट ऑफ डिटेल वगैरह वगैरह। प्रोसीजर ऑलमोस्ट एक जैसे, वही 7 प्रोसीजर होते हैं। इंक्वायरी करेंगे, चाहे वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हो, चाहे वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो, चाहे वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर हो, हर जगह पे हम इंक्वायरी करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, कंफर्मेशन भेजते हैं, सो ऑन, ये सारा कुछ करते हैं। तो ये वाली बात अब क्लियर हो गई। तो अब हम जनाब यहाँ पे हैं प्लानिंग में। उसके बाद हम जितने भी नेक्स्ट चैप्टर हैं वो यही होंगे परफॉर्मिंग में, और उसके बाद हम रिपोर्टिंग पे आएंगे। तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम करने लगे हैं प्लानिंग। चले, प्लानिंग, परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग 3 और फिर रिपोर्टिंग। चलें जी, हम अब प्लानिंग जब करने लगे हैं, तो प्लानिंग 2 तरह की होती है। जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, मेरे ख्याल नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। जब हम प्लानिंग की बात करते हैं 2 तरह की होती है। एक होती है ओवरऑल प्लानिंग। ओवरऑल प्लानिंग, ठीक है, टीम कितनी होगी, आईएफआरएस कैसा है, कब कब ओवरऑल रिपोर्ट देनी है, मीटिंग करनी है, ये सारा मोटे मोटे डिसीजन। और एक होता है हर एरिया के बारे में, एरिया स्पेसिफिक। जाहिर है अगर गोल्ड है तो हमारी तवज्जो इन्वेंट्री पे ज्यादा होगी, अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो ज्यादा तवज्जो किस पे होगी, इन्वेंट्री पे, तो उस पे ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर कोई बैंक है तो हमारे क्रेडिट्स पे, लोन पे ज्यादा होंगे, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग है तो हमारी मशीनरी पे ज्यादा होगी, एंड सो ऑन। इसको कहते हैं एरिया स्पेसिफिक। ठीक है, अब इनके नाम लेने लगा। जो प्लानिंग ओवरऑल हम करते हैं उसको कहते हैं ऑडिट स्ट्रेटजी। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी भी कहते हैं। ऑडिट, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट स्ट्रेटजी लिखाई मेरी कोई इतनी अच्छी नहीं है, बस आपको गुजारा करना पड़ेगा। तो
जो ओवरऑल प्लानिंग होती है उसको कहते हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी। हाँ, मेरा ख्याल सही लिखा है। और जो एरिया स्पेसिफिक होती है उसको कहते हैं ऑडिट प्लान या प्लान्स। अब ये इन्वेंटरी के बारे में कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ऑडिट प्लान में आएगा। कब जाएंगे, कितने बंदे लेके जाएंगे, ये क्या है, ये ओवरऑल ऑडिट प्लान है यानी ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो ओवरऑल जो करते हैं वो ऑडिट स्ट्रेटेजी है। और किसी स्पेसिफिक एरिया जैसे इन्वेंट्री को कैसे काउंट कर, पेएबल को कैसे देखेंगे, ये क्या कहलाता है, ऑडिट प्लान्स। तो हमने ऊपर चला गया भाई, हमने दो तरह के काम करने, एक ऑडिट स्ट्रेटजी बनानी है, एक ऑडिट प्लान बनाना। ऑडिट स्ट्रेटजी ओवरऑल, बार बार कह रहा हूं ओवरऑल, कब टीम जाएगी, कब वापस आएगी, ओवरऑल सीएफओ से कब मीटिंग करनी है, जो है ये सारी, ये ऑडिट स्ट्रेटजी। ऑडिट प्लान, यार जब पेएबल को देखना है ना तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज देना ये। अच्छा, ये ऑडिट स्ट्रेटजी भी और ऑडिट प्लान्स भी ये टॉप की मैनेजमेंट करती है, हमारा काम नहीं है, ठीक है। तो टॉप की मैनेजमेंट करती है, ओके हो गया। अच्छा, अब ऑडिट स्ट्रेटजी की भी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे जहन में यही है ओवरऑल। और ऑडिट प्लान की भी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे जहन में है हर एरिया असर्शन लेवल पे जाके किसी खास एरिया के बारे में कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने, ऑडिट प्लान। ले जी, चैप्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं तो प्लानिंग है। अगर चैप्टर 6 की बात करें तो ये 8 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, लेकिन पिछले कुछ 5-6 सालों में 10 नंबर, 11 नंबर, 9 नंबर का उसने पूछा है। कोई बहुत बड़ा इसमें से केस स्टडी का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जो रट्टे वाला आता है वो अच्छे खासे मार्क्स या तो आपको फेल कराएगा या आपको पास करवाएगा। ये देखें, उसने ऑटम में पूछा, फिर स्प्रिंग में नहीं पूछा, ऑटम में पूछा, फिर स्प्रिंग में नहीं पूछा, फिर ऑटम में पूछा, फिर स्प्रिंग में नहीं पूछा। तो अगर उस हिसाब से अंदाजा लगे, हालांकि होता गलत है, सही भी हो सकता है, तो इस दफा जो है फिर जो है हो सकता है पूछ ले, ठीक हो गया। तो एक तो ये वाली बात हो गई कि यस इसमें से पूछता है और तगड़ा पूछता है, ठीक है। हाँ, पूछता रट्टा है, ये वाली बात कंफर्म हो गई, ठीक है। कुछ ये यही वाली बात यहाँ पे लिखी है कि इस चैप्टर में क्या पूछता है, कोई केस स्टडी वाइज तो नहीं पूछता है, बट रट्टा पूछता है। कुछ अरसे से वो मटेरियलिटी कंसेप्ट है उसको कैलकुलेट भी करवा रहा है वगैरह वगैरह। चले, अब जनाब हम पढ़ते हैं कौन से वाले, प्लानिंग एक्टिविटीज। प्लानिंग एक्टिविटीज से क्या मुराद है, प्लानिंग एक्टिविटीज से क्या मुराद है, ओवरऑल हम प्लानिंग प्लानिंग करने जा रहे हैं। वो ऑडिट स्ट्रेटेजी भी हो सकते हैं, ऑडिट प्लान भी हो सकते हैं। अच्छा, प्लानिंग, परफॉर्मिंग और रिपोर्टिंग, ये 3 फेज है। प्लानिंग में फर्दर 2 हैं, नंबर 1 ऑडिट स्ट्रेटजी और नंबर 2 ऑडिट प्लान्स। स्ट्रेटजी ओवरऑल प्लानिंग, प्लान्स प्लानिंग बट किसी एरिया खास, नीचे इन्वेंटरी हो गया, पेएबल हो गया, रिसीवेबल हो गया, एसेट्स हो गए, करंट एसेट, फिक्स एसेट, उनके बारे में हम कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, क्या क्या करेंगे, ठीक है। ओके, जरा देखते हैं। अब मैं इसको येलो से करने लगा हूं। प्लानिंग एक्टिविटीज, प्लानिंग एंड ऑडिट इन्वॉल्व एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। नंबर 2 डेवलपिंग द प्लान्स। दो काम करने हैं, एक तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी देनी है और दूसरा प्लान डेवलप करके देना है। जब हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं वो कहता है स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, ये 3 लफ्ज लिखेंगे तभी जो है ऑडिट स्ट्रेटजी की डेफिनेशन होगी। स्कोप से क्या मुराद है, भी कवरेज क्या करनी है, आईएफआरएस कौन सा है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कौन सी है। जैसे आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का करना चाहें तो वहां पे आपको एक नॉलेज होना चाहिए ड्रैप के रूल्स का। आप किसी मोटरवे जो सड़क बनाते हैं उनका जाने तो आपको नेशनल हाईवे का वो देखना पड़ेगा। इसी तरह से बैंक में जाएंगे तो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस है कोई, वो याद करना, इंडस्ट्री स्पेसिफिक। ओवरऑल कवरेज आती है जनाब आपके स्कोप में। फिर टाइमिंग, कब जाएंगे, कब आएंगे, रिपोर्टिंग डेट कब है, स्टार्ट कब करना है, एंड कब करना है, और साथ में
मीटिंग सीएफओ के साथ वो कब होगी, तो ये सारा क्या कहलाता है, टाइमिंग ओवरऑल। फिर क्या है, डायरेक्शन। अब जाहिर है अगर रिस्क ज्यादा है तो अपनी टीम को ज्यादा डायरेक्शन देनी पड़ेगी, और रिस्क कम है तो कम देनी पड़ेगी। गोल्ड का बिजनेस है तो डायरेक्शन सुपरविजन वगैरह ज्यादा होगी, और अगर है कंटेनर का बिजनेस तो कम। चले हमें पता चल गया, ये वाली बात हमें समझ आ गई। तो तीन बातें लिखेंगे, इंगेजमेंट की स्कोप, इंगेजमेंट की टाइमिंग और इंगेजमेंट की डायरेक्शन। अगर इन चीजों का हम आंसर कर रहे हैं तो ऑडिट स्ट्रेटजी बना रहे हैं। और जो आपका है, मैं अब उसको ग्रीन से लिखने लगा हूं, ऑडिट प्लान्स इंक्लूड्स नेचर, कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, टाइमिंग कब करने हैं, एक्सटेंड कितने करने हैं। अगर हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजते हैं तो शायद हमारे लिए काफी है, लेकिन अगर इंक्वायरी करते हैं तो हमें ज्यादा करने पड़ेंगे, एक और करना पड़ेगा। अच्छा, जो ऑडिट स्ट्रेटजी है वो है स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। मैंने अलग अलग मतलब बताया फॉर इंगेजमेंट, उस ओवरऑल इंगेजमेंट। जबकि नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंड जो है वो है ऑडिट प्रोसीजर्स। तो डेवलप, जो प्लान है डेवलप करना, वो ऑडिट प्रोसीजर्स का होता है। जो स्ट्रेटजी है वो इंगेजमेंट की होती है, इंगेजमेंट बड़े लेवल पे। जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे उसमें क्या आता है जनाब, ऑडिट प्लान। हमें परफॉर्मिंग नहीं है, अभी तो प्लानिंग कर रहे हैं। जाने से पहले, परफॉर्मेंस से पहले, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर से पहले हम सोच रहे हैं करना किस तरह से है। ओवरऑल जो सोच हमारी है ऑडिट स्ट्रेटजी, और हर एरिया के लिए जो हमारी सोच है, जो प्लान है, वो ऑडिट प्लान। ठीक है, प्रोसीजर्स के बारे में, किस एरिया पे कौन प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ऑडिट प्लान। मेरे ख्याल में तो आप समझ गए होंगे। आगे चल, कौन इन्वॉल्व होते हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं, बड़े लेवल के जो पार्टनर होते हैं या की मेंबर, जैसे मैनेजर, वो बनाते हैं। हमारा आपका काम नहीं है, बड़ा औखा होता है प्लान करना। तो जो है ये कुछ छोटे मोटे लेवल के काम नहीं, हम आप नहीं कर सकते हैं। किस में क्या मसला आ सकता है, कितनी देर लग सकती है, किस तरह टीम, कौन क्या काम कर सकता है, कौन किस में बेहतर है, ये सारे बड़े लोग हैं। ठीक है। अच्छा, आयजा चाहते हैं रिक्वायर जो एंगेजमेंट पार्टनर है और की मेंबर हैं वो प्लानिंग डिस्कशन करें। ठीक है, इससे एफिशिएंसी भी है और हर बंदा, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लेता है ऑडिट अप्रोच को, यानी ऑडिट करना किस तरह से। चले हमें समझ इसकी इंपॉर्टेंस ओवरऑल हमें तो पता है। एक तो एफिशिएंसी है, इफेक्टिवली, ठीक है, बेनिफिट बता रहा है। ठीक है, किसके, ऑडिट प्लानिंग के। प्लानिंग से क्या मुराद है, स्ट्रेटजी भी। और तो ऑडिट स्ट्रेटजी के फायदे पूछे तो आपने यही लिखने हैं, बेनिफिट, इंपॉर्टेंस। और ऑडिट प्लान के पूछे तो भी लिखने हैं, क्योंकि उसने वर्ड क्या यूज किया है, प्लानिंग। प्लानिंग में स्ट्रेटजी भी है और प्लान्स भी है। ओके, चलिए हम ओवरऑल देखते हैं भाई। एक तो पहले से हमें पता चलता है कब शुरू करना है, कब बंद करना है, तो कंप्लीट कर लेते हैं एफिशिएंटली, जल्दी जल्दी, इफेक्टिवली, अच्छा काम। एफिशिएंट, तेजी से, इफेक्टिवली, जो है अच्छा काम। ओके, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम। ठीक है, रिस्क ऑन टाइमली बेसिस। हम प्लानिंग करते हैं, गोल्ड का बिजनेस है, हमें पता चल गया रिस्क ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग है, तरह तरह की इन्वेंट्री होगी, रिस्क ज्यादा है, एसेट्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये पहले से पता चल जाता है। तो जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम पहले से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हमें पता चल गया। पे अटेंशन टू, ठीक है, पे अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ ऑडिट। जो ऑडिट के इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उन पे ज्यादा तवज्जो देनी है। जैसे एक होता है रिस्क, एक होता है इंपॉर्टेंट एरिया। ठीक है, जैसे किसी के डेटर में, जैसे बैंक है, हो सकता है रिस्क ना हो, लेकिन उसके जो लोन है उसका तो है ही सारा कुछ, वो जो उसके डेटर है, जो डेटर कह लें या रिसीवेबल कह लें, उसका वो बेहतर एरिया है। चले हमें इंपॉर्टेंट एरिया का भी पता चल जाता है। फिर हमें एसिड्स इन सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टीम, चाहे ज़ाहिर प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले ही अच्छी टीम सेलेक्ट करेंगे जो उसके लिए ज़रूर होगी। एंड प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ द वर्क टू डेम, किसको क्या काम, पहले टीम देख लेंगे, फलां फलां, अच्छा फलां जगह इंश्योरेंस वाले हैं, हमें अच्छी टीम चाहिए। अच्छा इंश्योरेंस है तो उसके पेबल में मसला आएगा, अच्छा फलां बंदा पेबल अच्छा कर लेता है। तो ना सिर्फ हम एक अच्छी टीम उसकी वजह से सिलेक्ट करते हैं, बल्कि उनको प्रॉपर असाइन कर देते हैं, शुरू से टाइम असाइन कर लेते हैं कौन क्या काम करेगा। फिर क्या है, परफॉर्म डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एंगेजमेंट। डायरेक्शन,
सुपरविजन, रिव्यू। पहले पता चल गया कौन किस किस ने क्या काम करना है। अगर उसको पहले बता दो उसको डायरेक्शन कहते हैं। जब वो काम कर रहा हो उसके काम को साथ साथ देखते रहे सुपरविजन कहलाता है, और बाद में उसके काम को रिव्यू करना रिव्यू कहलाता है। तो डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू में भी हमारे काम आएगा। ओके, फिर कोऑर्डिनेट ऑन टाइमली बेस विद कंपोनेंट ऑडिटर एंड एक्सपर्ट। अगर जरूरत पड़े, देखें वो वेले नहीं है जो कंपोनेंट ऑडिटर एक्सपर्ट है। अगर हम पहले प्लानिंग कर लें और हमें पता चल जाए एक्सपर्ट की भी जरूरत पड़ेगी और कंपोनेंट ऑडिटर की, तो पहले हम उनसे टाइम ले लेंगे, ये ना हो एंड टाइम पे लेना पड़े। तो प्लानिंग का ये भी फायदा है कि कंपोनेंट ऑडिटर और जो एक्सपर्ट वगैरह हैं, ठीक है, तो उनसे हम टाइमली पहले टाइम ले लेते हैं, ताकि ये ना एंड टाइम पे हमें जरूरत पड़े और फिर जनाब हम उनको ढूंढते फिर रहे हैं। वो कहते हैं प्लानिंग को ना डॉक्यूमेंट कर ले, ठीक है। जाहिर है एनीथिंग विच नॉट डॉक्यूमेंटेड, नॉट डन या नॉट हैपन, सिंपल है। तो इसको भी लिख लिया जाता है। प्लानिंग स्टैंडर्ड्स जो है रिक्वायर ऑडिटर टू एस्टैब्लिश डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग: ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान, और सिग्निफिकेंट चेंज इन ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान अलोंग विद द रीजन ऑफ द चेंज। जरा सुने, ओवरऑल इस दफा ऑडिट क्या करना है, ये वो 2 4 6 पेजेस होंगे, कब जाएंगे कब आएंगे, ठीक है, ये 2 4 6 पेजेस होंगे। जो ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रेटेजी, थोड़ा सा जो ऑडिट प्लान्स होते हैं वो हर एरिया के होते हैं, कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, किसने करने हैं, वो एक लंबी कहानी होती है। तो अगर कोई थोड़े से पेजेस पड़े हैं और एक साइड पे बड़े से पेजेस पड़े हैं और कहें ये प्लानिंग वाले डॉक्यूमेंट है, तो जो थोड़े वाले होंगे वो ऑडिट स्ट्रेटेजी होगी और जो ज्यादा वाले होंगे वो ऑडिट प्लान्स होंगे। दोनों को लिख लें। लेकिन हो सकता है हालात चेंज हो जाए, जैसे आजकल हमने कहा तब ऑडिट शुरू करेंगे तब, लेकिन हालात खराब हो, जैसे इंडिया ने हमला कर दिया, पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला कर दिया, हालात खराब हो गए, कोई भी और वजह हो सकती है। सीएफओ से मिलना था, वो बीमार हो गया, कोई और वजह हो सकती है, रिस्क आपने पहले कम समझा था वो ज्यादा हो गया, आपने पहले ज्यादा समझा वो कम हो गया, तो उस वजह से बाज़ दफ़ा सब्सटेंटिव प्रोसीजर और बाकी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। तो अगर आप कहते हैं ऑडिट स्ट्रेटजी या ऑडिट प्लान में कोई चेंज है, तो वो भी लिखें, चेंज को भी, और उसका रीज़न भी लिखें कि क्यों हमें प्लान या स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ी। जी ओके हो गया। अब इनके बारे में डिफरेंस पढ़ते हैं। तो स्ट्रेटजी आज हम पढ़ लेंगे। स्ट्रेटजी हमें 3 पता है, एक है स्कोप, उसके बाद आगे हम चलते हैं तो टाइमिंग, और आखिर पे कौन से वाली है जनाब, डायरेक्शन। स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। अगर हम शुरू में देखें तो हमने यही वाली बातें पढ़ी, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, यही वाली 3 बातें, 1-2 इजाफी बातें होंगे, पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जनाब किस पे, ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान क्या है, ऑडिट स्ट्रेटजी एंड इट्स कंटेंट्स। 3 बातें हैं, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। ऑडिट स्ट्रेटजी सेट स्कोप, ओवरऑल करना कितना काम है भाई, टाइमिंग कब कब जाना है, कब आना है, रिपोर्टिंग कब, और आखिरी कौन से वाला, डायरेक्शन, सुपरविजन वगैरह, उनको डायरेक्ट करना, उनको देखना, उनको सिखाना, ये वगैरह वगैरह। खैर हम जो है रिस्क ज्यादा तो डायरेक्शन ज्यादा देनी पड़ेगी, सुपरविजन। ओके, तो इसका मतलब है हम इसके स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी लाइनें स्कोप की हैं। नीचे जाते हैं तो ये सारी लाइनें नीचे टाइमिंग्स की हैं, और ये डायरेक्शन की कुछ लाइनें हैं। 2-3 और एक्स्ट्रा बातें लिखी हुई है, वो भी पढ़ लें। लें जी, ऑडिट स्ट्रेटजी। ऑडिट स्ट्रेटजी हम आज पढ़ेंगे, साथ में इंटरम ऑडिट को पढ़ लेंगे, वो आगे एक टॉपिक है। ऑडिट प्लान्स हम कल पढ़ेंगे, और फिर आगे एक और जो हमारा 1-2 मटेरियलिटी और वो जो है वो हम पढ़ लेंगे। क्लियर हो गया? चले लें जी, ऑर्डर स्ट्रेटजी सेट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, ठीक है। इट एक्ट्स एज ए रोड मैप टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रेटजी जैसी बनेगी उसी पे तो प्लान बनेगा, ठीक है। जैसे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लेवल पे रिस्क हो, तो वो जो है वो नीचे वाले लेवल पे भी पहुंच जाता है, ठीक है। वो असर्शन लेवल का भी रिस्क भी हो फिर बन सकता है। तो ओवरऑल जो है, जैसे प्लानिंग लेवल का, सॉरी, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क होता है, यहाँ पे समझ लें जो है वो कौन से वाला है जनाब, ऑर्डर स्ट्रेटजी लेवल। और जो असर्शन लेवल का होता है वो समझ ले प्लान है। चले खैर, तो अगर हम जो है स्ट्रेटजी अच्छी अपना लेंगे तो हमें प्लान भी अच्छा करना पड़ेगा, सॉरी अच्छा हो जाएगा। व्हाट, व्हेन एंड हाउ द ऑडिट विल बी कंडक्टेड, कब, कहाँ, ठीक है, ठीक है। स्कोप जो है वो व्हाट है, टाइमिंग वो व्हेन है, और डायरेक्शन कैसे। ये चले आ जाए जरा।
मैटर डॉक्यूमेंटेड इन द ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट स्ट्रेटजी में क्या क्या लिखा जाता है, कौन से मैटर हैं जो डॉक्यूमेंट किए जाते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंगेजमेंट दैट डिटरमिन स्कोप, स्कोप पे क्या क्या चीजें असर डालती हैं, क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, किन चीजों से स्कोप बढ़ जाता है, किन स्कोप से कम होता है, किन वजह से ज्यादा काम करना पड़ता है। खैर ये बातें जो लिखी जाती है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन है, ये हम स्ट्रेटेजीज में लिख लेंगे और ये आएगा किस हेडिंग के अंदर, स्कोप। चलें आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जैसे आप बैंक का ऑडिट करने जा रहे हैं तो हो सकता है आपको स्टेट बैंक के कुछ रूल्स फॉलो करने पड़े। अब रूल्स फॉलो करने पड़े तो कंपनी जो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस पढ़ना पड़ेगा। तो नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, उनके रिक्वायरमेंट देखो इंडस्ट्री की। इसी तरह से आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का जा रहे हैं तो ड्रैब के रिक्वायरमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, तो आपको ड्रैब का जो एक्ट है वो पढ़ना पड़ेगा। ना सिर्फ उनकी रिक्वायरमेंट को फॉलो करें बल्कि आपको हो सकता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज की भी जरूरत पड़े। इसी तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी थी, गैस कंपनी का आप ऑडिट करने जा रहे हैं तो अब आपको स्पेशल नॉलेज की जरूरत होगी, गैस को कैसे जानना। इस तरह से आप किसी जो है टेक कंपनी का करने जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड है, तो आपको हो सकता है अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। एक्सपेक्टेड ऑडिट कवरेज कितना करना है, कितनी जगहों पे जाना है, कितने जो उसके ऑफिस हैं, इसको कहते हैं ऑडिट कवरेज। ओके, फिर कौन से वाला, वेदर द एंटिटी हैज इंटरनल ऑडिट फंक्शन, क्या उसका इंटरनल ऑडिट भी है, क्या हम उसके काम को यूज करेंगे, वेदर टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट और टू यूज द इंटरनल ऑडिट प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। बेसिकली इंटरनल ऑडिटर, चलें ये एक अलग कंसेप्ट आगे जरा बता दें, इंटरनल ऑडिट फंक्शन है या नहीं, पहले तो ये देखता है। अगर तो नहीं है तो जान छोड़ गई, अगर है तो क्या हमने उसके काम को यूज करना है। अच्छा, सम टाइम उनके काम को यूज करते हैं, सम टाइम उनका बंदा ले लेते हैं, ज़ाहिर है वो हमारे साथ काम करता है और उसको कहते हैं डायरेक्ट असिस्टेंट। तो कभी तो हम जो उसने ऑलरेडी रिपोर्ट बनाई हुई है उसको यूज करते हैं, उसको कहते हैं वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट। और कभी कभार हम उनके डिपार्टमेंट से बंदा ले लेते हैं, हम 3 गए, 2 बंदे उनके साथ शामिल हो जाए तो हम 5 हो जाएंगे, और उसको कहते हैं डायरेक्ट असिस्टेंट। तो आपने इंटरनल ऑडिट है या नहीं है, अगर है तो उनके काम को यूज करना भी है या नहीं, या उनसे डायरेक्ट असिस्टेंस लेनी है या नहीं। आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन द ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर बाज दफा बहुत, जैसे आप चीज को जो है जमा करते जा रहे हैं हजारों, जबकि आप कंप्यूटर पे जाएं, आप ऐसे आल्ट प्लस टैब करें, वो सारे का सारा सम हो जाता है। तो क्या आपने कंप्यूटर यूज करना है, टेक्नोलॉजी यूज करनी है, हमारा एक पूरा चैप्टर है ये, ठीक है, या नहीं करना, तो उसके बारे में बात। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइंट पर्सनल एंड डेटा, कब कब उनका डाटा कब अवेलेबल होगा, वाउचर वगैरह कब देंगे, और हमारे साथ रहने के लिए जिससे हम पूछ सकें, जिसको साथ ले जा सकें, जो हमें फैक्ट्री विजिट कराए, जो हमें स्टॉक काउंट कराए, जो हमें जो है ऑब्जर्वेशन करवाए किसकी, एसेट्स की, क्या वो बंदा अवेलेबल होगा, कब अवेलेबल। एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन प्रीवियस पीरियड, अगर पहले हम उनका ऑडिट करते जा रहे हैं और काफ़ी सारी उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं। जल्दी से हम चलते हैं जी, स्कोप क्या है, आईएफआरएस कौन सा होगा, डरैप की रिक्वायरमेंट और उसके बारे में हमारा नॉलेज होना। फिर कौन से वाली जनाब, कितना हमने ऑडिट करना है, कौन कौन सी लोकेशन पे करना है। फिर जनाब इंटरनल ऑडिट फंक्शन, क्या हमने उसके काम को यूज़ करना है या उससे डायरेक्ट असिस्टेंस लेनी है। फिर टेक्नोलॉजी कितनी यूज़ करनी है। फिर उनके पर्सनल लोग और डाटा क्या मौजूद होगा या नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद जनाब हमारे जो प्रीवियस पीरियड्स के ऑडिट थे, हमने उसमें से कोई ऑडिट एविडेंस वसूल की, तो क्या हम उसको इस दफ़ा यूज़ कर सकते हैं या नहीं। चलें आगे चलते हैं। अब बात आती है टाइमिंग्स की, सीएफओ के साथ कब मीटिंग करनी है, कब आना है, कब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट, और इसको वो क्या कह रहा है, ऊपर नाम आ रहा है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट, लेकिन असल में टाइमिंग है। जरा देखिए, इट्स रिलेट्स टू एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग डेडलाइन एंड नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। रिपोर्टिंग डेडलाइन, कब रिपोर्ट देनी है, और नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड मतलब मीटिंग कब करनी है। जरा देख लेते हैं। एंटिटीज टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग, इसमें ये लिखा जाता है तब तक हमने हर हालत में फलान दिन को उनकी मीटिंग है, उनसे इतने दिन पहले हमने उनके साथ रिपोर्ट शेयर करनी करनी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइज करना मीटिंग विद द दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट टू डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ ऑडिट, ठीक है। ऑडिट में जो जो मसाइल आते जाए
कब कब हम, जैसे हम मंथली मीटिंग रख लेते हैं या 15 दिन बाद कर लेते हैं, वीकली रख लेते हैं। Discussion with the management regarding the expected type and time of the audit report, ठीक है, to be issued and other communication जैसे management communication with those charged with government, ये भी उनके साथ डिस्कस कर लें कि जनाब हमने जो आपको रिपोर्ट देनी है वो कब देनी है और वो कैसी होगी। एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड का आपको लफ्ज पता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपेक्टेड टाइम, हमने इस दफ़ा आपको क्वालिफाइड रिपोर्ट देनी है, आपके हालात जो बता रहे हैं। हमने इस दफ़ा आपको अनमोडिफाइड रिपोर्ट देनी है, जो आपके हालात बता रहे हैं, जो भी है। और फिर कब कब क्या क्या टीमिंग होगी, मैनेजमेंट लेटर कब देंगे, वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं। फिर कौन है, कम्युनिकेशन विद द कंपोनेंट ऑडिटर रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड टाइम एंड जो है टाइप एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड बाय द, भाईजान हम आपका काम को कब यूज करेंगे, ये टाइमिंग है। उससे कह दें फला जुलाई के तीसरे हफ्ते में आपकी जरूरत पड़ेगी और आपने हमें अगस्त के पहले हफ्ते में रिपोर्ट भी दे देनी है, ये भी उससे बात करनी है, टाइमिंग से आ रही। शेड्यूल स्टेटस अपडेटिंग थ्रू आउट द ऑडिट, ऑडिट के साथ साथ पता चलता रहेगा ये मीटिंग हो गई, ये मीटिंग हो गई, इसको कहते हैं शेड्यूल। शेड्यूल अच्छा, सेट इंटरनल टीम मीटिंग शेड्यूल एंड रिव्यू डेडलाइन, जब हम ऑडिट करेंगे तो हम किस किस से मिलेंगे वो भी एक शेड्यूल सेट कर लें, और उनका रिव्यूज जो काम किया होगा, आपने देखा होगा अप्रोप्रिएट रिव्यू आ रहा, वो भी कब कब कैसे कैसे उनके साथ चलेंगे, ये भी हमने कर लेना। तो ये जो है थोड़ा सा आपको रटा लगाना पड़ेगा, थोड़ा याद कर लेंगे, दोबारा से वापस चलते हैं। टाइमिंग, और इसका नाम हमने क्या, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट। पहला पहला है कब रिपोर्ट देनी है, दोस्त चार्ज विद गवर्नर मैनेजमेंट के साथ मीटिंग कब करनी है, फिर जो है कोई जो रिपोर्ट और जो है किस तरह की रिपोर्ट होगी, टाइप और टाइम ऑडिट रिपोर्ट का, वो उनके साथ डिस्कस करना है। फिर अगर कोई जो है कंपोनेंट ऑडिटर है तो उसका भी टाइम और टाइप ऑफ रिपोर्ट, और फिर जो है स्टेटस अपडेट्स, जैसे जैसे मीटिंग होती रहे वो करते रहेंगे। और फिर इंटरनल टीम की आपस में मीटिंग, आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, यार फलान जगह पे मुझे चोरी नजर आ रही है, वो कहते हैं फलान जगह पे भी मुझे चोरी नजर आ रही है, तो दोनों मिल गए तो रिस्क बढ़ गया, और बड़ी बात। और फिर रिव्यू कब कब करवाना है, ये सारी बातें इसमें डिस्कस करें। अब आते हैं डायरेक्शन, फैक्टर दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट। अब डायरेक्ट जो है पहले हमने नेचर कर लिया, फिर हम नेचर कर लिया, अब ऊपर चलते हैं, ये सॉरी स्कोप कर लिया, फिर हमने किसको किया जनाब, टाइमिंग को किया, और अब क्या करने लगे हैं, डायरेक्शन को। ये तीनों चीजें तो थी। चलें अब डायरेक्शन में वो क्या कहता है, वो कहता है भाई इट इंक्लूड्स डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, मटेरियलिटी को सेट करना, ये भी डायरेक्शन में आता है। एम्फोसिस ऑन एप्लीकेशन ऑफ द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अपनी आंखें खुली रखनी है, क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, ये भी डायरेक्शन में आता है। एरिया ऑफ हाई रिस्क, उनको बता दो फला फला एरिया में ज्यादा रिस्क है, ये भी डायरेक्शन में आता है। ऑडिट अप्रोच टू एड्रेस द रिस्क, अगर रिस्क ज्यादा हो तो क्या किस तरह का प्रोसीजर परफॉर्म करनी है, और रिस्क अगर कम है, ठीक है, और तो प्रोसीजर कैसे होगा, और इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई करना है या नहीं करना, ठीक है, ये भी। एंड रिसेंट डेवलपमेंट इंडस्ट्री, अभी कुछ चेंजेस आई हैं ड्रैप में, वो भी उनको बता दो। लीगल एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, आपको पता है लीगल रिक्वायरमेंट क्या होती है और फाइनेंशियल आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट क्या, ये सब उनको बताना है। तो भाई ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन में क्या आता है, दोबारा से चलते हैं। मटेरियलिटी उनको काउंट करके दे देना, इतना मटेरियल है, 5% ऑफ द प्रॉफिट या जो भी है, उन्हें बता देना। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ऑन रखनी है, टीम को बताना है भाई कौन कौन से एरियाज जो हैं वो ह्यूज रिस्क वाले हैं, और अगर रिस्क हूं तो उसके लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे रिस्क हाई हो, इंटरनल ऑडिट अगर सही नहीं है तो क्या करेंगे, और सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर बढ़ा देंगे वगैरह। और अगर उस इंडस्ट्री में कोई रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, कोई कानूनी हमारी कोई रिक्वायरमेंट है, वो उन सबको बता दें, ये डायरेक्शन कहलाता है। इसके बाद आगे जो है अगर फिर आपने देखना है, ये भी जो है स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि आपके पास रिसोर्स कब होंगे, क्या होंगे, कब अवेलेबल होंगे, कब चाहिए, कितनी देर के लिए चाहिए, तो उसको वो कह रहे हैं रिसोर्स नेसेसरी टू परफॉर्म द, सबसे पहले कह रहे टाइमिंग व्हेन द रिसोर्स आर नीडेड। तो इधर अभी देख लें फलां बंदा फलां ऑडिट पे है, इस ऑडिट के लिए जब चाहिए होगा तो क्या वो फ्री हो जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। और क्या वो रिसोर्स अगर तब अवेलेबल नहीं हो, इसकी बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है, यूजुअली बच्चे जून के बाद ऑडिट स्टार्ट होता है,
ठीक है। और जून में यूजुअली बच्चे एग्जाम लीव पे गए होते हैं, जून के बाद ऑर्डर स्टार्ट होता है, जून में पेपर होते हैं, एग्जाम लीव पे गए होते हैं, तो भाई उससे पहले इंटरम करवा लो ना, ये आगे लिखा हुआ है। तो अगर वो बंदा तब अवेलेबल नहीं होगा तो इंटरम ऑडिट के थ्रू करवा लो ना। हाँ ठीक है, ये भी करना। फिर एक्सपर्टीज, जो बंदा जिसमें माहिर है, हाउ मच रिसोर्सेज आर टू यूज एंड वेयर, हाई नंबर एंड एक्सपीरियंस ऑफ द स्टाफ्स आर द हाई रिस्क एरिया। ज्यादा बंदे भेजे और एक्सपीरियंस बंदे भेजे अगर रिस्क हाई है, और अगर रिस्क लो है, कम है, तो फिर कम बंदे भेजे। ओके ठीक है। फिर क्या, सुपरविजन, हाउ टू डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू, डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू द ऑडिट रिसोर्स, जो ऑडिट टीम में है उनकी कब कब वो करनी है। बजटिंग, जाहिर है कोई बंदा ज्यादा देर रहेगा तो पैसे बढ़ जाएंगे उसके। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर हाई रिस्क एरियाज, जाहिर है को रिस्क जहाँ पे ज्यादा हो वहां पे बंदा भी एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा, एक्सपीरियंस बंदा है तो पैसे ज्यादा, तो उस हिसाब से बजटिंग कर ले, देख ले। खैर अगर ओवरऑल देखें तो भाई रिसोर्सेज के बारे में ऑडिट स्ट्रेटजी क्या, उनकी टाइमिंग, एक्सपर्टाइज, सुपरविजन और बजटिंग। आखिरी है प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी, शुरू वाली जो हैं जनाब प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज कहलाती हैं, इसको हम अभी अभी छोड़ रहे हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये ना आपका मिक्स हो जाए। अब ऑडिट प्लान हम बाद में करेंगे, अभी जो मैं जा रहा हूँ वो हमारा आसान सा एक टॉपिक है, वो है इंटरम ऑडिट और फाइनल ऑडिट में डिफरेंस। आज हम इंटरम ऑडिट को पढ़ेंगे। इंटरम ऑडिट पढ़ने से पहले जरा देख लीजिएगा, ये जनाब है 1/7/2024 और ये है 30/6/2025। इसके दरमियान के ऑडिट आप कहीं यहाँ पे मुंतखब हुए 28/10 अक्टूबर, कौन सा होता है, 9 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां महीना। तो आप 28/10/2024 तक आपने मुंतखब हो जाना। अब आप क्या करती हैं, इससे यूजुअली 1 या 2 महीने पहले, जैसे 30 अप्रैल को 2025 को आप चले जाते हैं। इन 2 महीनों में, ठीक है, आप पिछले 2 महीने पड़े हैं, अभी 10 महीने गुजर गए, ठीक है, आप पिछले महीनों का ऑडिट कर लेते हैं, ठीक है, 2 महीनों में इन 10 महीनों का ऑडिट कर लेते हैं, उसको कहते हैं इंटरिम ऑडिट। क्लियर हो गया, ताकि हमें एंड पे काम थोड़ा करना पड़े। अब ये वाली बात समझ आ गई। अच्छा, अब जो है जैसे कैश बैलेंस आप चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, वो तो चेंज हो जाना है। 30 जून को आप गए हैं 30 अप्रैल को। अच्छा, आप बैंक बैलेंस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो भी चेंज होने वाला है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे सेल्स है, ठीक है, और हो जाएगी, लेकिन ये फॉर द ईयर है ना, जितनी हो चुकी है उसको तो चेक कर ले 10 महीनों। इसी तरह से परचेज है, उसको भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से 10 महीनों के सैलरी एक्सपेंस वो भी तो चेक कर सकते हैं, 2 महीने के बाद में कर, ठीक है। अच्छा, ये बताएं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, यस। इंडस्ट्री में अगर गोल्ड का बिजनेस है तो 10 महीनों में भी रिस्क है, 2 महीनों में भी रिस्क है, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी परफॉर्म कर सकते हैं। प्लानिंग कर सकते हैं जी, प्लानिंग कर सकते हैं। इंटरम पे टीम कौन कौन सी जानी है, कब कब जानी है, कुछ पहले काम करने, ये सारे काम क्या करते हैं इंटरम ऑडिट में। फायदा क्या होता है, ऑडिट जल्दी हो जाता है, ठीक है, रिसोर्स के बेहतर एलोकेशन हो जाती है और बड़े काम। चले आए पढ़ते हैं, हमें समझ आ गई। इंटरम ऑडिट 30 अप्रैल 2025 को पहुंच गया, हालांकि 30 जून के बाद जाना चाहिए था, बट हम कहते हैं 10 महीने का इंटरम ऑडिट। अच्छा, इंटरम ऑडिट अलग होते, नहीं नहीं, जब फाइनल ऑडिट होगा तो इंटरम ऑडिट वाले रिजल्ट हम, यानी हम बजाय 12 महीने के सैलरी एक्सपेंस करने के हम 2 महीने का कर लेंगे, 10 महीने का तो पहले हुआ होगा। इस तरह सेल जो है 10 महीने की कर लेंगे, 2 महीने की बाद में करेंगे। तो फाइनल का ही एक हिस्सा है। चले आए पढ़ते हैं। Interim audit is the part of the audit which takes place before the year end, 30 अप्रैल को. It allows the auditor to begin work early and reduce the workload at the year end. जब सबके ऑडिट हो रहे होंगे, हम काफी सारा काम 10 महीने का पहले करके बैठे। Typical procedure to be performed in interim audit: obtaining understanding of entry and assessing the inherent risk. इनहेरेंट रिस्क मैंने आपको बताया था क्या होता है, अंदर छुपा हुआ। कंटेनर वाले बिजनेस में कोई इनहेरेंट रिस्क नहीं है, लेकिन गोल्ड के बिजनेस में इनहेरेंट रिस्क है, उसके अंदर रिस्क छुपा हुआ है, तो इसका अंडरस्टैंडिंग पहले ले सकते हैं। गोल्ड का बिजनेस तो गोल्ड का बिजनेस है। चले, तो हम जो है
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्टिव एंटिटी ले सकते हैं, इनहेरेंट रिस्क को असेस कर सकते हैं। ये वाले काम जो हमने बाद में करने हैं ये पहले कर रहे हैं। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल और कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल की जो वीकनेस है, इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, कहाँ है कंट्रोल, कैमरे लगे हुए हैं नहीं लगे हुए, अप्रूवल होती है या नहीं होती, वो हम कर सकते हैं। और फिर क्या, कंट्रोल रिस्क, जहाँ जहाँ पे रिस्क हो वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर क्या, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, जो भी करनी है पहले उसे कहते हैं अपनी जो है सेल्स टैक्स रिटर्न्स ले आओ, उसे कहते हैं एससीसीपी का पिछले साल वाले रिटर्न, वो फॉर्म ए फॉर्म 9 वगैरह फाइल किए थे जी, किए थे, ले आओ। फिर कौन से वाला, टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल को भी पहले टेस्ट कर सकते हैं, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर कौन से वाले, रिस्क असेसमेंट वाले, वो भी परफॉर्म कर सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल को भी टेस्ट कर सकते हैं, यस हम कर सकते हैं। फिर टेस्टिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांजैक्शन टिल इंटरम डेट, 10 महीने की सेल्स भी कर सकते हैं, 10 महीने की परचेज भी कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम व्हिच मे अफेक्ट द फाइनल ऑडिट, तो अभी से जो प्रॉब्लम हो आगे, जैसे अगर सीएफओ अभी खराब है तो आगे जाके भी खराब होगा, पूरा पोटेंशियल प्रॉब्लम है। ठीक है, एंड जो इंडस्ट्री नीचे जा रही है 2 महीने बाद वो ऊपर चली जाएगी, पोटेंशियल प्रॉब्लम। एडवांटेजेस पढ़ते हैं, हमारा लॉस का कंसेप्ट है और यहीं पे हम कंक्लूड करेंगे। अर्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर, सब बहुत सारे मैटर पहले ही पता चलते हैं, अभी ऑडिट शुरू नहीं होता फाइनल। फिर कौन है वाले, फ्लेक्सिबल प्लानिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, वो बंदा अगर 30 जून के बाद अवेलेबल नहीं है, किसी और ऑडिट पे खुपा हुआ है, तो उसका काम पहले उससे 30 अप्रैल को करवा लेना, मैं ठीक है। फिर क्या, स्टेक होल्डर रिसीव ऑडिट रिपोर्ट क्विकली, तो 10 महीने का काम पहले हुआ होगा, यूं करके जो है हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने 7 जुलाई को रिपोर्ट दी है, आप बिलीव कर सकते हैं, बहुत बड़ी कंपनी, कैसे, सारा काम उन्होंने इंटरम पे कर लिया था। फिर बर्डन ऑफ द ऑडिट टीम इज स्प्रेड, सुकून से, देयरफॉर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट टीम इज इंक्रीज, जब एकदम से बर्डन हो तो फिर आप गलतियां करते हैं, लेकिन आप 10 महीने का पहले काम कर लेंगे, बाद में करना पड़ेगा तो आपका बर्डन भी कम हो जाएगा, रिसोर्स भी वो वाला काम करके कहीं और भेज सकते हैं, रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, 2-4 और काम, ठीक हो गया। तो ये जी हमने प्लानिंग स्टार्ट किया, अब इस सारे को सम अप करते हैं। प्लानिंग, परफॉर्मिंग, रिपोर्टिंग। प्लानिंग में वो तो हम पढ़ेंगे, परफॉर्मिंग में 3 तरह के आते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ये परफॉर्मिंग है। फिर इनके आगे चैप्टर आएंगे, हम एक एक करके पढ़ेंगे सारे। रिस्क असेसमेंट का अलहदा से है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का अलहदा से है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर का अलहदा से है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जैसे डायरेक्ट कन्फर्मेशन, उसका अलहदा से चैप्टर है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन जिसको कहते हैं। इसी तरह एनालिटिकल प्रोसीजर का अलग से चैप्टर है, खैर वो हम पढ़ेंगे। अब आते हैं प्लानिंग पे। प्लानिंग 2 तरह की, एक ओवरऑल प्लानिंग, ऑर्डर स्ट्रेटजी कहते हैं उसको, ठीक है, स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन, ठीक है। और जब हम आते हैं छोटे लेवल पे हर एरिया के बारे में प्लानिंग, तो उसको कहते हैं ऑडिट प्लान। फिर हमने जो देखा कि कौन प्लानिंग करता है, भाई बड़े लेवल के लोग करते हैं, या तो पार्टनर करता है या फिर की मेंबर्स करते हैं, ये वाली बात समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। फिर हमने ऑर्डर स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ा, ठीक है। स्कोप में क्या क्या चीजें आती है डिटेल से पढ़ लिया। फिर टाइमिंग, कुछ चीजें आपको रट्टा लगानी पड़ेगी स्कोप में, कुछ और समझा। टाइमिंग, कब मिलना है, कब रिपोर्ट देनी है, 2 चार्ज विद गवर्नर से कब मीटिंग करनी है, हमने उनको वगैरह वगैरह। कंपोनेंट ऑडिटर यूज भी करना है तो कब, ये हमने पढ़ लिया। फिर डायरेक्शन में रिस्क ज्यादा है तो डायरेक्शन ज्यादा देनी पड़ेगी, मटीरियलिटी भी डायरेक्शन हम करते थे। फिर आखिर से 1-2 हमने बातें पढ़ी और छोटा सा एक टॉपिक छोड़ दिया। अगली बार फिर हमने पढ़ा, उसके बाद ऑडिट प्लान था लेकिन वो हम कल पढ़ेंगे। फिर हम रुक गए, फिर हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा और उसका नाम है इंटरम ऑडिट, ठीक है। तो इंटरम ऑडिट जो है हमने पढ़ा, साल से महीना 2 महीने, बाज़ दफ़ा 1 महीना पहले 11 महीने का कर लेते हैं, 2 महीने पहले चले जाते, 10 महीने का कर लेते हैं। उसकी वजह से काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाता है, टीम एफिशिएंट होती है, टाइम स्प्रेड हो जाता है, जल्दी रिपोर्ट दे सकते। तो ये सारे करने के बाद आज का लेक्चर हमने कंप्लीट किया। कल यहीं से पढ़ेंगे, फिर जो है वो ऑडिट प्लान को पढ़ेंगे डिटेल के साथ, और फिर हम फाइनल ऑडिट पढ़ेंगे और उसके बाद एक टॉपिक रह गया मटेरियलिटी, हम कोशिश करेंगे उसको ख़त्म करने की, ठीक है। चलें कल यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।